अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का। और पॉलीमॉर्फिज्म से पहले हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो मेथड ओवरराइडिंग है। सो मेथड ओवरराइडिंग ये होता है कि अगर हम इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन टू क्लासेस, जिसमें कोई एक क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है और दूसरी क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है, तो हम पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सिमिलर नेम के मेथड्स हमने क्रिएट कर दिए जिनके पैरामीटर्स भी बिल्कुल सेम है। तो इस केस में हमारे ये जो मेथड्स हैं ये ओवरराइड मेथड कहलाएंगे। अब होगा क्या, जब हम चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली अगर हम उसको इनहेरिटेंस के केस में देखें तो जैसा हम कहते हैं कि पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे मेथड्स जो हैं वो चाइल्ड उनको एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जब दो सेम नेम के मेथड्स चले जाएंगे तो डेफिनेटली चाइल्ड उन दोनों में से किसी एक मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम थ्रू एग्जांपल्स भी देख लेंगे और हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो पहली बात तो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं और चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो अपने ही मेथड को एग्जीक्यूट करता है, अपने पेरेंट के सेम नाम के मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करता। अलबत्ता अगर आप उस मेथड को एग्जीक्यूट करने चाहते हैं तो बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड जो है आप इसको यूज़ करके पेरेंट के मेथड को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जो कि आपने ओवरराइड किया हुआ है। और जैसा कि हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि हम सिर्फ वेरिएबल्स को कांस्टेंट नहीं बल्कि हम अपने मेथड्स को भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फाइनल कीवर्ड। तो अगर हमने एक मेथड को फाइनल या कांस्टेंट बना मेथड है हमारा और हमने फाइनल का मॉडिफायर यूज़ किया है वहाँ पे, तो हम ऐसे मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकेंगे। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर आपका एक मेथड कांस्टेंट मेथड है तो आप उस मेथड को ओवरराइड कभी भी नहीं कर सकते, अलबत्ता बाकी मेथड्स आपके ओवरराइड हो जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली ये जो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ मेथड्स के लिए नहीं है बल्कि आप डाटा को भी ओवरराइड कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपने एक पेरेंट क्लास में एक एक्स वेरिएबल क्रिएट किया है तो आप चाइल्ड क्लास में भी एक एक्स वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट शेडोइंग वेरिएबल्स कहलाता है, या हम डाटा को ओवरराइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेथड्स। अलबत्ता हमेशा इसको अवॉइड किया जाता है कि हम कभी भी वेरिएबल ओवरराइड ना करें। एंड इट मेक सेंस, अगर हमारी चाइल्ड क्लास की एक प्रॉपर्टी है और हमने वो प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास में क्रिएट कर दी है तो हमें चाइल्ड में उसको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड उस प्रॉपर्टी ने एक वैल्यू स्टोर करनी है। बट मेथड के केस में सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता है। तो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। तो लेट्स से हमने पेरेंट में चंद प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की हैं और हमने उन प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करने के लिए एक मेथड प्रिंट क्रिएट किया है वहाँ पे, और फिर चाइल्ड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हमने क्रिएट कर दी और चाइल्ड उन प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करने के लिए अपना एक प्रिंट का मेथड बना रहा है। तो दैट मीन चाइल्ड का प्रिंट का मेथड और पेरेंट का प्रिंट का मेथड जो कि अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से ब्लॉक अगर हम इनका देखेंगे तो डिफरेंट होंगे ये। बट जब हम वेरिएबल को ओवरराइड करते हैं तो लॉजिकली ये कोई सेंस नहीं बनाता है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता कि दो तरह से पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा जाता है, एक ओवरलोडिंग है और एक ओवरराइडिंग है। तो इन दोनों में भी कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो ओवरलोडिंग में हमारे पास सेम क्लास होती है और सेम क्लास के अंदर ही हम डिफरेंट मेथड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, बट उनके सिग्नेचर्स डिफरेंट होते हैं। सो सिग्नेचर मीन कि आप उनके पैरामीटर किसी न किसी तरह से डिफरेंट करवा रहे हैं। और जो ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसमें हमारे पेरेंट और चाइल्ड के अंदर जो है वो सेम मेथड विद सेम सिग्नेचर के साथ आ रहे होते हैं। तो दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि हमारे मेथड का नेम जो है वो बिल्कुल सेम है। और जो चीज़ डिफरेंट है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में वो ये है कि ओवरलोडिंग में पैरामीटर चेंज हो रहे हैं बिटवीन दोज फंक्शन जिनका नाम सेम है, और ओवरराइडिंग में पैरामीटर भी बिल्कुल सेम ही हैं। अब ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है हम इसको एक एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जब इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे थे तो हमने क्लास क्रिएट की थी और जिसको हमने पेरेंट क्लास कहा था, विच इज़ एम्प्लॉय क्लास। और इस एम्प्लॉय क्लास की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अंदर लेट से हमने एक डिस्प्ले का मेथड क्रिएट किया हुआ है
और ये डिस्प्ले का मेथड जो है इस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी, इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को ये डिस्प्ले कर रहा है। अब लेट्स से मैं इसकी एक चाइल्ड क्लास है विच इज़ डेली वेजेस एम्प्लॉय की क्लास, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी अपनी दो प्रॉपर्टीज़ हैं और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी क्लास जो है ये इन दो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। तो लिहाजा मैं यहाँ पे एक और डिस्प्ले का मेथड क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इसको नाम दे रहा हूँ वही जो मेरा पिछले वाला मेथड था। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसके भी कोई पैरामीटर यहाँ पे नहीं आएंगे और ये भी जस्ट प्रिंट करेगा दो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो अगर आप देखें तो ये डेली वेजेस की एम्प्लॉय की क्लास जो है ये इस एम्प्लॉय की क्लास एक्सटेंड की हुई है और यहाँ पे हमने सेम मेथड क्रिएट कर दिए हैं। तो सिमिलर मेथड हमारा यहाँ पे डिस्प्ले का इधर भी एग्जिस्ट करता है और सिमिलर मेथड हमारा जो है वो चाइल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। और नॉर्मली हम अगर इस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर देते हैं कि ये वाला जो मेथड है हमारा ये ओवरराइड किया गया है, सो दैट मीन ये पेरेंट में भी मौजूद है और ये चाइल्ड में भी मौजूद है। तो अगर हम अब इन क्लासेस के जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, लेट्स से अगर मैं अब चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ विच इज़ डेली वेजेस एम्प्लॉय, और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ डी के नाम से एंड इज़ इक्वल टू न्यू डेली वेजेस एम्प्लॉय, और लेट्स से रेदर देन के मैं इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ कॉल करूँ, मैं इसको इधर ही वैल्यू पास कर देता हूँ। तो डेली वेजेस के एम्प्लॉय को जब हम वैल्यू पास करते हैं तो पहली वैल्यू आईडी की है, एम्प्लॉय आईडी, एंड सेकंड वैल्यू जो है वो नेम है, तो हम इसको एक नेम पास कर देते हैं। थर्ड वैल्यू जो है वर्किंग आवर की है और लास्ट वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ वेजेस है। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल कर लिया एंड लेट्स से अब मैं इस डी के साथ डिस्प्ले कॉल करना चाहता हूँ। तो जैसे ही हम डी डॉट डिस्प्ले करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे इस डी के पास दो तरह के डिस्प्ले अवेलेबल होंगे, एक जो हमने डेली वेजेस में डिफ़ाइन किया हुआ है और एक हमने जो एम्प्लॉय में डिफ़ाइन किया हुआ है। तो लेट्स सी कि अगर हम टी डॉट डिस्प्ले कॉल करते हैं तो कौन सा डिस्प्ले हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट करता है पर्टिकुलरली। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्ले का मेथड है ये नंबर ऑफ़ आवर और वेजेस को डिस्प्ले कर रहा है जो कि हमने इसी क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है और अपने पेरेंट वाले मेथड को ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मेथड अपने पेरेंट वाले डिस्प्ले को भी एग्जीक्यूट करे तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सुपर डॉट डिस्प्ले। अब ये सुपर डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, पहले पेरेंट वाले मेथड डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन अपने वाले डिस्प्ले को जो कि इसका करंट डिस्प्ले है जो भी हमने इसका ब्लॉक में कोड किया हुआ है, हम इस कोड ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो देखिए पहले हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी, उसका नेम और उसकी सैलरी आ रही है एंड देन हमारे पास रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। तो ये देखिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सो दैट्स मीन पहले हमारे पास ये डिस्प्ले एग्जीक्यूट किया है एंड देन हमारे पास ये वाला डिस्प्ले का जो भी ब्लॉक था उसने अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है। सो बाय यूजिंग सुपर डॉट डिस्प्ले हम पेरेंट के किसी भी मेथड, सुपर कीवर्ड के साथ हम पेरेंट के किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने उस मेथड को एग्जीक्यूट किया जिसको मैंने ओवरराइड किया हुआ था। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ओवरराइडिंग का है, बट जब हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करते हैं पर्टिकुलरली जावा के अंदर तो यहाँ पे इसकी एक इंटरप्रिटेशन और भी है, और ये इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप चाहें तो आप
एक पेरेंट का रेफरेंस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करें और आप उस रेफरेंस वेरिएबल को चाइल्ड का ऑब्जेक्ट असाइन कर दें। इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर हम इसको कोड से जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये मेरी क्लास जो है एम्प्लॉय क्लास है, मैं इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रादर देन कि हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। सो ये एम्प्लॉय रेफरेंस। तो अगर आप ये स्टेटमेंट इस तरह से लिख रहे हैं तो अभी तक आपका ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट नहीं हुआ है और ना ही इसको कोई मेमोरी एलोकेट हुई है। सो जब तक आप ये स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे हम ऑलरेडी यूज़ करते हुए आ रहे हैं कि हम इसको सिंगल स्टेटमेंट में राइट करते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप स्टेटमेंट को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं दैट मीन आप पर्टिकुलरली एम्प्लॉय टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो रेफरेंस है। बट अगर आप चाहें तो आप सिंपली एक एम्प्लॉय टाइप का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉय टाइप का एक रेफरेंस क्रिएट हुआ है, एक मेमोरी क्रिएट हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर्ड नहीं है कि मैंने ये ऑलरेडी एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इस स्टेटमेंट को अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और अगर मैं इसको चाहूँ तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट क्लास के लिए कर सकते हैं, बल्कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पहली स्टेटमेंट है हमारी, जहाँ तक हमने न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं किया, ये रेफरेंस क्रिएट हुआ है और जैसे ही हम इसको न्यू का कीवर्ड के साथ इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो अभी तक हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट एक ही क्रिएट हुआ है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ डेली वेजेस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, जबकि रेफरेंस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट नहीं हुआ। अब हम जो काम कर सकते हैं हम कुछ ये कर सकते हैं कि हम इस रेफरेंस टाइप के जो हमारे पास पेरेंट का वेरिएबल है, हम इसको ये वाली स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने रेफरेंस जो है वो पेरेंट का यूज़ किया है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है वो डेली वेजेस वाले एम्प्लॉय का क्रिएट किया है। अब अगर हम रेफरेंस डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो चूंकि एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड का ही है, बेशक रेफरेंस पेरेंट का है, तो ये डिस्प्ले अपने एम्प्लॉय वाले डिस्प्ले को कॉल नहीं करेगा, बल्कि जिस रेफरेंस का इसने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस क्लास का इसने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेफरेंस ने अपने पास, ये उसी के डिस्प्ले को ही कॉल करेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे सुपर डॉट डिस्प्ले को कमेंट कर देते हैं और हम दोबारा अपने कोड को आके एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारे पास स्क्रीन के ऊपर सिर्फ चाइल्ड वाला डिस्प्ले आ रहा है। इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, ये जो हमने टास्क परफॉर्म किया जिसमें हमने पेरेंट का रेफरेंस क्रिएट किया है और हमने इसको चाइल्ड का ऑब्जेक्ट असाइन किया है, इसका हमें बेनिफिट ये होता है, और नॉर्मली पॉलीमॉर्फिज्म हम इसे ही कहते हैं, और ये दोनों में से डिस्प्ले कौन सा कॉल होगा ये रन टाइम पे डिसाइड हुआ है। लिहाजा हम इसको लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। सपोज किया हमने एक क्लास क्रिएट की हुई है शेप के नाम से, और इस शेप के अंदर हमने डिफरेंट तरह के चाइल्ड क्लासेस क्रिएट की हुई हैं। लाइक शेप के अंदर हमारे पास एक चाइल्ड क्लास जो है वो सर्कल की है, और इसी शेप के अंदर हमने एक लेट से हमारी एक और क्लास है जिसको हमने इस शेप के साथ इनहेरिट किया हुआ है और वो रेक्टेंगल की है, और इसी के अंदर हमारे पास एक और शेप की टाइप है जो कि हमारे पास बॉक्स की है। एंड लेट्स से इन तीनों क्लासेस के अंदर हमने इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ शेप क्लास में डिफाइन की हुई हैं। जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है वो हमने इनके पेरेंट क्लास में रख दी हैं, और जो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड हैं वो हमने इन्हीं की क्लासेस में स्टोर किए हुए हैं। लेट्स से हम स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट तरह के सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने इन तीनों क्लासेस के अंदर एक मेथड ड्रॉ का क्रिएट किया हुआ है। लाइक एक ड्रॉ हमारे पास यहाँ पे है, और इसी तरह एक ड्रॉ का मेथड हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल में है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए, और एक ड्रॉ का मेथड जो है हमारे पास वो इस क्लास बॉक्स में है, और जब हम चाहते हैं कि हम इस ड्रॉ के मेथड को कॉल करें तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ एंड अपने बिहेवियर्स को यूज़ करता हुआ स्क्रीन पे के ऊपर हमारे पास एक बॉक्स ड्रॉ हो जाए। अब अगर तो हम
चाहते हैं कि हम जब सर्कल टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और हम इसको फिर एक्सप्लिसिटली इस तरह से मैनेज करें कि सर्कल टाइप का ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ कॉल करेगा और स्क्रीन पे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली हमें पॉलीमॉर्फिज्म करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बट लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हर जो डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस हैं इनके ऑब्जेक्ट के साथ मुझे जाके डिफरेंटली इंटरेक्ट ना करना पड़े। सो चूँकि ये सारी ही तरह की शेप्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इस शेप क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट करूँ, और जब मैं कुछ भी शेप डॉट ड्रॉ करूँ तो शेप डॉट ड्रॉ जो है वो सर्कल भी ड्रॉ कर दे, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर दे, और ज़रूरत पड़ने पे वो बॉक्स भी ड्रॉ कर दे। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इस शेप क्लास के अंदर ही एक ड्रॉ का मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस शेप क्लास के अंदर हम ड्रॉ का मेथड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो मेथड ओवरराइड नहीं होगा। तो लेट्स से हमने एक ड्रॉ का मेथड शेप में क्रिएट कर दिया, और बेशक हम इस मेथड को एम्प्टी छोड़ देते हैं और हम इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं करते, क्योंकि एट द एंड शेप कुछ नहीं है, तो शेप कैन बी या सर्कल, कैन बी या रेक्टेंगुलर, एंड कैन बी या बॉक्स। और अब ये जो तीनों मेथड है ये हमारे ओवरराइड मेथड है, तो हमने इसको भी ओवरराइड कर दिया है, हमने इसको भी ओवरराइड कर दिया, और हमने इसको भी ओवरराइड कर दिया है। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी शेप डॉट ड्रॉ को यूज़ करूँ तो स्क्रीन के ऊपर अगर तो शेप के पास सर्कल टाइप का रेफरेंस है तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, और अगर शेप के पास रेक्टेंगल टाइप का रेफरेंस है तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, और इसके पास अगर बॉक्स टाइप का रेफरेंस है तो बॉक्स टाइप एक बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। तो बाय यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट जो है मैं किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकता हूँ। इसमें मुझे करना क्या होगा, डेफिनेटली क्लासेस मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं की हुई, तो यहाँ पे फ़िलहाल ये इसको एरर के तौर पे शो करेगा। तो सबसे पहले लेट्स से मैंने शेप टाइप का एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया, और इस रेफरेंस को जब मैं असाइन करूँगा इज इक्वल टू न्यू सर्कल, तो अब शेप डॉट ड्रॉ स्क्रीन पे जो चीज़ ड्रॉ करेगा वो सर्कल करेगा। और दोबारा मैं जाता हूँ रेफरेंस को असाइन कर देता हूँ, सेम रेफरेंस को मैंने ड्रॉ कर असाइन कर दी रेक्टेंगल। तो अब अगर मैं दोबारा शेप डॉट ड्रॉ करूँगा तो स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी, और अगर मैं इसको दोबारा से एक थर्ड क्लास का रेफरेंस असाइन करूँ विच इज़ न्यू डॉट न्यू बॉक्स, और दोबारा मैं यहाँ पे शेप डॉट ड्रॉ यूज़ करूँ तो स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। सो बेसिकली इस पॉलीमॉर्फिज्म से हमने क्या अचीव किया है कि हम हर दफ़ा शेप डॉट ड्रॉ, शेप डॉट ड्रॉ और शेप डॉट ड्रॉ यूज़ कर रहे हैं, और रेफरेंस टाइप का हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट किया है, और रेफरेंस टाइप में भी हमने इस ड्रॉ को डिफाइन किया हुआ, लेकिन वो ड्रॉ हमारा एक तरह से एक वर्चुअल ड्रॉ है, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब भी एग्जीक्यूट करेगा हमारे पास वो जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी का ही मेथड एग्जीक्यूट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे ड्रॉ का मेथड क्यों क्रिएट किया है। अब जब आप यहाँ पे ड्रॉ का मेथड क्रिएट नहीं करेंगे पेरेंट, हालांकि हमने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं करना था, तो शेप इज़ नथिंग, शेप जो है वो एक सर्कल, रेक्टेंगल या बॉक्स है। सो ये ड्रॉ का मेथड जस्ट हमने इस ओवरराइड सिनेरियो को फुलफिल करने के लिए क्रिएट किया है, ताकि ये ओवरराइड होगा, और ओवरराइड होने के बाद ये राइट तरह के ऑब्जेक्ट के साथ ये एग्जीक्यूट हो सकेगा। तो राइट तरह के ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि अगर सर्कल टाइप का ऑब्जेक्ट शेप के पास होगा तो ये सर्कल को ड्रॉ करेगा, एंड सेम केस इज़ फॉर अदर। सो अब अगर आप बुक पे जाएंगे और आप इस पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो ये आपको सिमिलर यही सिनेरियो सारा एक्सप्लेन कर रहा होगा, और इसी को ही हम लेट बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग या इवन रन टाइम बाइंडिंग ही भी कहा जाता है। सो जो हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग होती है वो कंपाइल टाइम या अर्ली बाइंडिंग या उसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कहा जाता है, और इसको डायनामिक बाइंडिंग कहा जाता है। तो ये मैंने आपके लिए बुक हाईलाइट कर दी है, ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। ये कुछ एग्जांपल भी नीचे दी हुई हैं, इन एग्जांपल्स को देखें, अच्छे से स्टडी करें, और अगर कोई क्वेश्चन होंगे आपके तो फिर आप उनसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।